इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि मरियम और अनुषा एक प्राचीन कबर्ड के अंदर बने द्वार से होते हुए शैतानों से भरी हुई एक खतरनाक दुनिया में आ फंसते हैं। अनुषा का दोस्त आशुतोष मरियम के पापा के साथ मिलकर दोनों लड़कियों को ढूंढने की कोशिश करता है और उन्हें जल्दी ही उस एंटीक शॉप का पता चल जाता है जहां से उस कबर्ड को खरीदा गया था। वहीं दूसरी तरफ शैतानी दुनिया में मरियम और अनुषा खुद को कई घंटों तक तो सेफ रखते हैं, लेकिन फिर खाने की तलाश में घने जंगल में भटकते हुए मरियम के पीछे शैतानी दुनिया का एक काला शैतान पड़ जाता है। चलिए देखते हैं कि मरियम और अनुषा के साथ आगे और क्या क्या होने वाला है। ये कहानी मैं अनुषा, मरियम और आशुतोष के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मरियम के पापा और मैं जल्दी ही उस एंटीक शॉप में जा पहुंचे जहां से मरियम ने बीते दिन वो पुराना सा लकड़ी का कबर्ड खरीदा था। क्या मरियम गायब हो गई है? आखिर वो कहां जा सकती है? क्या हुआ उसके साथ? हम भी तो आपसे इसी बारे में पूछने आए हैं भाई साहब। क्या आपको कोई आइडिया है कि वो कहां पर हो सकती है? तभी मैंने नोटिस किया कि एंटीक शॉप वाले बूढ़े अंकल के पसीने छूटने लगे थे और एक लंबा सा पॉज लेकर उन्होंने जब अपना मुंह खोला तो हमसे कहा, मरियम जो कल लकड़ी का कबर्ड खरीद कर लेकर गई थी, वो कबर्ड बहुत ही पुराना है भाई साहब। अगर अंदाजा लगाया जाए तो वो कम से कम 250 साल पुराना है और 18वीं सदी में वो कबर्ड एक जादूगरनी के पास हुआ करता था। उन अंकल की ये बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मरियम के पापा उन बूढ़े अंकल से बोले, हाँ तो 250 साल पहले वो लकड़ी का ढांचा किसके पास था? उसका मेरी बेटी से क्या लेना देना? तभी वो अंकल अपनी शॉप में रखी हुई बुक शेल्फ से एक किताब उठा लाए और बहुत देर तक उस किताब को खंगालने के बाद उन्होंने हमसे कहा, ओ माय गॉड, ये देखिए क्या लिखा है। जिस जादूगरनी के पास वो कबर्ड था उसका नाम शमनिका था। जादूगरनी शमनिका को एक रात आसमान से गिरता हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। जब उसने आसपास के खेतों में उस पत्थर को ढूंढा तो उसने पाया कि वो एक जादुई पत्थर था जो कि दूर किसी जादुई दुनिया से आया था। शमनिका ने जल्दी ही लकड़ी का एक कबर्ड बनवाया और कबर्ड बनवाने का उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उसको श्रापित करना। बाहरी दुनिया से आए उस जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके शमनिका ने उस लकड़ी के कबर्ड में एक जादुई द्वार बना दिया जो कि उसी शैतानी दुनिया का द्वार था जहां से वो पत्थर आया था। क्योंकि शमनिका के जादू में इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो उस द्वार को हमेशा के लिए खुला रख सके, इसीलिए उसने कबर्ड पर एक ऐसा जादू किया कि वो द्वार हर रात 12 बजे केवल 1 ही मिनट के लिए खुलता था और शमनिका अपने दुश्मनों को मारने के लिए अक्सर उन्हें उस द्वार में ढकेल दिया करती थी। उन बूढ़े अंकल की बात को सुनकर मैं और मरियम के पापा हक्के बक्के रह गए थे और हमारे पसीने भी छूटने लगे थे। क्या? तो आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा कबर्ड मेरी बेटी को बेचा ही क्यों आपने? मुझे भी क्या ही पता था भाई साहब कि वो कबर्ड इतना ज्यादा खतरनाक है। उस कबर्ड के अतीत की जानकारी तो मैंने अभी आपके सामने ही इस किताब से हासिल करी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो आपकी बेटी जरूर उसी कबर्ड के उस पार बसी हुई शैतानों की दुनिया में पहुंच गई है। अगर ऐसा है तो आज रात 12 बजे मैं भी जरूर उस द्वार के अंदर जाऊंगा और अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाकर मैं वापस ले आऊंगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो भी उस द्वार के उस पार जाता है वो अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकता। अगर आप मरियम के पास चले भी गए तो आप और मरियम अपनी मर्जी से वापस नहीं आ पाएंगे।
तो फिर मरियम और अनुषा को बचाने के लिए क्या करना होगा? ये देखिए, किताब में लिखा है कि इसी दुनिया में खड़े खड़े किसी ऐसे व्यक्ति को उस द्वार के अंदर अपना हाथ डालना होगा जो कि शैतानी दुनिया में फंसे व्यक्ति से बहुत प्यार करता हो, और उसी हाथ को थामे उस पार फंसा हुआ व्यक्ति इस दुनिया में वापस लौट कर आ सकता है। मेरी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार तो मैं ही करता हूँ, यानी कि मुझे ही उस कबर्ड के अंदर खड़े खड़े अपना हाथ उस द्वार के अंदर डालना होगा और फिर मरियम मेरा हाथ पकड़ के उस शैतानी दुनिया से बाहर आ जाएगी। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो फिर ठीक है, अब मुझे रात के 12 बजने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। एंटीक शॉप के ओनर से ये सारी जानकारी पाकर मैं और मरियम के पापा मरियम के घर वापस लौट आए। मरियम को उस अंधेर जंगल में ढूंढते हुए मुझे 7-8 घंटे हो चुके थे और उसे ढूंढते ढूंढते मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। पता नहीं मैं मरियम को इतने बड़े जंगल में कैसे ढूंढ पाऊंगी। यहाँ तो मैं चिल्लाकर उसका नाम भी नहीं पुकार सकती, वरना वो ब्लैक मॉन्स्टर्स ही मेरी आवाज सुन लेंगे। मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं थोड़ी देर के लिए एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गई, और जब मैंने मेरा मोबाइल निकालकर उसमें टाइम देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। सिर्फ 45 मिनट में 12 बज भी जाएंगे और अभी तक मुझे मरियम मिली भी नहीं है। कहीं वो ब्लैक मॉन्स्टर उसे मारकर खा तो नहीं गया? नहीं, मरियम के लिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और फिर मैं तुरंत उठी और एक बार फिर से मरियम की तलाश में निकल पड़ी। तकरीबन मुझे 10 या 15 मिनट ही और लगे होंगे कि तभी मैंने पाया कि मुझे मेरे कदम वापस उसी गुफा तक ले आए थे जहां से मैं और मरियम कुछ घंटों पहले अपनी जान बचाकर भागे थे। कहीं वो मॉन्स्टर मरियम को इसी गुफा के अंदर तो नहीं ले आया है? वैसे हो भी सकता है, क्योंकि ढेर सारे इंसानों की लाशें हमने इसी गुफा के अंदर देखी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपने डर पर काबू पाते हुए मैं एक बार फिर से उसी गुफा में अपनी सहेली को ढूंढते हुए जा घुसी। उस गुफा में चलते समय मैं बहुत ही अलर्ट थी और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं किसी भी तरह की कोई आवाज ना निकालूं। जल्दी ही मुझे एक बार फिर से वही लाशें दिखाई देने लगी, और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि उन सड़ी गली लाशों के बीच पड़ी हुई थी मरियम भी। मरियम बेहोश थी और उसके माथे पर चिपकी हुई 2 काली काली सी नलियां ऊपर गुफा की छत की तरफ जा रही थीं। और मैंने ऊपर देखा तो पाया कि वो काली नलियां एक सोते हुए ब्लैक मॉन्स्टर के पेट से कनेक्टेड थीं, और वो ब्लैक मॉन्स्टर लगातार मरियम के सिर से उसका खून चूस रहा था। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है? मुझे बिना कोई आवाज किए वो नलियां मरियम के माथे पर से हटानी होंगी। मैं बहुत ही संभल कर और उन लाशों के ऊपर से टापते हुए मरियम के पास गई। उन नलियों को मरियम के माथे पर से हटाने के लिए मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा, लेकिन मैंने उनको 2 मिनट में ही खींच निकाला। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ पर हैं अनुषा? मरियम, बिल्कुल आवाज मत कर, वरना वो ब्लैक मॉन्स्टर जाग जाएगा। मरियम और मैं धीमे कदमों के साथ उस गुफा से बाहर निकले, और बाहर निकलते ही हम तेज कदमों के साथ वहां से भाग निकले। मरियम, जल्दी चल, घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं उस जादुई छेद तक पहुंचने के लिए। वो देर रात का समय था। घड़ी में 12 बजने में बस 5 मिनट ही बचे थे।
और हम लोग मरियम के कमरे में उस प्राचीन कबर्ड को खोलकर वेट कर रहे थे कि कब उस शैतानी दुनिया का द्वार उसके अंदर खुलेगा। मरियम के पापा मरियम को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन मैं वेट कर रहा था अनुषा की मम्मी के आने का। हमने उनको फोन पर कई घंटों पहले ही अनुषा की सिचुएशन के बारे में बता दिया था, लेकिन पता नहीं वो मरियम के घर पर अभी तक क्यों नहीं पहुंची थी। अरे यार, ये अनुषा की मम्मी तो फोन भी नहीं पिक कर रही। 12 बजने में बस 2 मिनट ही रहते हैं। और फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजे उस कबर्ड के अंदर से तेज हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और फिर देखते ही देखते उसके अंदर एक विचित्र सी दुनिया का द्वार बन गया। मरियम के पापा ने तुरंत ही उस द्वार में अपना हाथ डाला और मरियम का नाम जोर जोर से पुकारने लगे, मरियम, मरियम। क्योंकि अनुषा की मम्मी अभी तक वहां पर नहीं पहुंची थी, तो टाइम वेस्ट करने के बजाय मैंने भी उस द्वार के अंदर अपना हाथ डाल दिया और अनुषा का नाम लेने लगा। अनुषा, मरियम कहाँ हो? अनुषा, मरियम। हम उस घने जंगल में उसी दिशा में भाग रहे थे जहां बीती रात उस पेड़ पर वो छेद अपीयर हुआ था जिससे हम इस दुनिया में आ पहुंचे थे। मरियम, अनुषा, तुम कहाँ हो? अरे, ये तो पापा की आवाज है और दूसरी आवाज मेरे फ्रेंड आशुतोष की है। मरियम जल्दी चल, लगता है कि वो छेद खुल चुका है। हम दोनों जितना तेज हो सकता था उतनी तेजी के साथ उस पेड़ की दिशा में दौड़े, लेकिन तभी हमने पाया कि 2 ब्लैक मॉन्स्टर्स भी हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहे थे। एंटीक शॉप वाले बूढ़े भाई साहब ने कहा था कि ये द्वार बस 1 मिनट के लिए ही खुलेगा और 1 मिनट तो बस खत्म होने ही वाला है। तभी मुझे उस पार की दुनिया से 2 भागते हुए साए हमारी तरफ आते हुए दिखाई देने लगे। वो अनुषा और मरियम ही थे और मैं जोर जोर से उनका नाम लेकर उनको बुलाने लगा। वो छेद हमारे सामने ही था और उसके अंदर से 2 हाथ निकले हुए थे। हम दोनों फुल स्पीड में भाग रहे थे, लेकिन वो ब्लैक मॉन्स्टर्स भी हमें पकड़ने के बहुत करीब थे। छेद के एकदम पास पहुंचकर मैं जोर से चिल्लाई, मरियम, जंप कर। और फिर एक जादू की तरह उन दोनों हाथों को पकड़कर मैं और मरियम वापस हमारी दुनिया में आ पहुंचे और वो छेद अगले ही पल बंद हो गया। पापा, मम्मी, मैं अपने मम्मी पापा से लिपटकर रोने लगी। अरे आशुतोष, एंटीक शॉप के ओनर ने तो कहा था कि बस एक ऐसा इंसान ही शैतानी दुनिया में फंसे हुए इंसान को खींचकर निकाल सकता है जो कि उसे बहुत प्यार करता हो। तो फिर आखिर अनुषा को तुमने कैसे खींच निकाला? अंकल वो तो अगले दिन मैंने उस प्राचीन कबर्ड को वापस उसी एंटीक शॉप पर भिजवा दिया जहां से मैंने उसे खरीदा था। किसी ने सच ही कहा है कि प्राचीन वस्तुओं में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो कि बहुत ही रहस्यमयी और डरावने होते हैं।